नंदनी और मनीषा एक दूसरे के कान में कुछ बुदबुदाई। उनकी आवाजों में हैरानी और थोड़ी शर्मिंदगी दोनों घुली मिली थी। हमारे फू परिवार को तो सच में एक बेहतरीन सहारा मिल गया है। पहले मैं यही सोच रही थी कि जोया ने इतने कम साधना लेवल वाले शख्स को क्यों चुना, पर इतनी सारी परेशानी झेलने के बाद अब समझ आया, वो तो सचमुच एक असली प्रतिभा निकला। फू परिवार के लोग एक दूसरे की तरफ देख रहे थे। हर चेहरे पर उत्साह छिपाए नहीं छिप रहा था। ऊपर से देखने में उनका परिवार बेशक शानदार और गौरवशाली लगता था, पर हकीकत में वे अपनी सुरक्षा के लिए कई दूसरी शक्तियों पर निर्भर रहते थे। पर अब उनसे इतना घनिष्ठ रूप से जुड़ा ये असाधारण इंसान, किसी की भी हिम्मत नहीं होगी फू परिवार की महिलाओं को निशाना बनाने की। इस पूरी बात की खबर तुरंत हेवन डेस्टिनी हॉल के मुख्यालय तक पहुंचनी चाहिए। इतनी बड़ी प्रतिभा के साथ हमें उससे दुश्मनी मोल नहीं लेनी चाहिए, बल्कि उसके साथ अच्छे संबंध बनाकर रखने चाहिए। इस वक्त हेवन डेस्टिनी हॉल में मौजूद हर इंसान स्तब्ध खड़ा था। बस कुछ ही पल पहले विपिन ने खुले आम आरुष को फांसी पर लटका दिया था। इस बात से उनके भीतर गुस्से की आग भड़क उठी थी। बदला लेने की भावना उमड़ रही थी, पर अब वो सारा गुस्सा जैसे धुआं होकर उड़ गया था। जो इंसान गैलेक्सी स्टेज 9 के योद्धाओं को भी मार गिरा सकता है, उसके सामने अगर वे सब मिलकर भी आ जाएं, तो शायद वो अकेला ही सबको ढेर कर दे। जल्दी देखो, वो ब्रोंज ट्राइपॉड। सबके सदमे के बीच अचानक एक तीखी चीख गूंज उठी। खुद को रोक न पाने के कारण सबने ऊपर देखा और पाया कि हवा में तैरते हुए ब्रोंज ट्राइपॉड अचानक हिल गए, फिर आसपास के पहाड़ों की तरफ उड़ चले और वापस पहाड़ों में समा गए। बूम! जैसे ही ब्रोंज ट्राइपॉड वापस लौटी, जमीन जोर से कांपने लगी। अगले ही पल आकाश से रंग बिरंगी बहती हुई रोशनी तेजी से नीचे उतरी, जो शुद्ध सफेद प्रकाश में बदल गई और सीधे कुछ दूरी पर खड़े मास्टर शैक की तरफ बढ़ चली। पलक झपकते ही मास्टर शैक उस प्रकाश से पूरी तरह घिर गया। उसके ऊपर एक अलौकिक नदी प्रकट हुई, जो अनंत तक फैली हुई जोरदार ढंग से उफान मार रही थी। विरासत का दिव्य भाग्य अपने असली स्वामी को स्वीकार कर चुका है। ये किसी भी पल आकार ले लेगा। झिलान घाटी अब ढहने वाली है। जल्दी भागो। ये दृश्य देखते ही हर किसी को समझ आ गया कि कुछ बहुत बड़ा होने वाला है। सबकी नजरें एक साथ आकाश की तरफ उठ गई। विपिन भी खुद को रोक नहीं पाया। उसने भी ऊपर देखा। आकाश में बड़ी बड़ी दरारें उभर रही थी, बिल्कुल वैसे जैसे कोई गैस से भरा गुब्बारा पिचक रहा हो, या फिर कांच का कोई विशाल गुंबद अभी टूटकर बिखर जाएगा। डेस्टिनी की विरासत मिलते ही स्वर्ग जनादेश क्षेत्र अब और नहीं टिक सकता। विपिन को अचानक सब समझ में आ गया। उसने पहले भी 2 बार ऐसी स्थिति देखी थी, एक बार फू परिवार के घर में और दूसरी बार रणबीर के घर पर। जब भी कोई इंसान इस विरासत को पूरी तरह प्राप्त कर लेता, वो पूरा क्षेत्र बिखर जाता, हमेशा के लिए मिट जाता। भीतर मौजूद सारे संसाधन और शक्ति उस पोषण में विलीन हो जाती, जिससे स्वर्ग के टुकड़ों के नए वारिस की साधना और भी तेजी से बढ़ती। हम बाहर कैसे निकले, कैसे भागे? चारों तरफ चीखें गूंजने लगी। सबको पता था कि ये दुनिया अभी ढहने वाली है, पर किसी को कोई रास्ता नहीं सूझ रहा था। हर कोई परेशान था, बेबस था। प्रवेश द्वार यहां से बेहद दूर था। बिना किसी उड़ने की शक्ति के सिर्फ अपने शरीर के भरोसे वहां पहुंचने में 3-4 घंटे लगते, और अभी इतना वक्त बिल्कुल नहीं बचा था। भागना नामुमकिन था और मौत का इंतजार करना भी कोई विकल्प नहीं था। मैं तुम्हें एक मौका दूंगा। तभी ऊपर से एक शांत सी आवाज गूंजी। सबने सिर उठाकर देखा। मास्टर शैक अब भी उस प्रकाश से घिरा हुआ था। धीरे से सिर हिलाते हुए उसने अपनी उंगली से इशारा किया। स्विश! अचानक सबके सामने एक छोटी सी दरार खुल गई। उसके पार स्वर्ग जनादेश क्षेत्र के बाहर की दुनिया नजर आ रही थी। उस दरार को देखते ही सबको समझ आ गया, या तो अभी यहां से निकल जाओ या यहीं मर जाओ। बिना कुछ और सोचे सब उस तरफ दौड़ पड़े। हट जाओ, मैं पहले जाऊंगा। रास्ते से हटो, मैं पहले बाहर निकलूंगा। दरार इतनी संकरी थी कि एक बार में सिर्फ एक ही इंसान गुजर सकता था। भागने की इस हड़बड़ाहट में लोग एक दूसरे से धक्का मुक्की करने लगे।
और देखते ही देखते वो भागने की कोशिश एक अराजक युद्ध क्षेत्र में बदल गई। पहले जब लोग कांसे की तिपाई के लिए लड़ रहे थे तब इतनी मौतें नहीं हुई थी, पर अब एक के बाद एक लाशें जमीन पर गिरती जा रही थी। विपिन की भौहें गहरी सिकुड़ गई। कुछ पल रुककर वो अपनी बगल में खड़े मास्टर शैक की तरफ देखने से खुद को नहीं रोक पाया। जब तुम्हें हेमलता की विरासत पहले ही मिल चुकी थी तो फिर अंत तक इंतजार करने की क्या जरूरत थी? ये एक ऐसी बात थी जो उसे कभी समझ नहीं आई थी। चूंकि मास्टर शैक को पहले ही मान्यता मिल चुकी थी और वो चारों ब्रोंज ट्राइपॉड को भी अपने नियंत्रण में ले चुका था, तो 3 दिन पहले प्रकट होने और 3 दिन बाद प्रकट होने में क्या फर्क पड़ता? असल में इन सारे लोगों को यहाँ आने की इजाजत दी जाए या न दी जाए, इससे भी कोई खास असर नहीं पड़ना चाहिए था। फिर इतना वक्त क्यों गवाया गया? क्यों इन सबको एक दूसरे को मारने का मौका दिया गया? समारोह के दिव्य भाग्य को पाने के लिए स्वाभाविक रूप से पर्याप्त अनुष्ठान भी पूरे करने पड़ते हैं। मास्टर शैक ने उसकी बात समझते हुए धीरे से जवाब दिया। आवाज में एक अजीब सी ठंडक थी। पर्याप्त अनुष्ठान? विपिन चौंक गया। उसकी पुतलियां अचानक सिकुड़ गई। तुम्हारा मतलब है कि? बिल्कुल सही, रक्तबली जरूरी थी और वही उसकी भेंट थे। मास्टर शैक ने सिर हिलाते हुए बड़ी सहजता से कहा, इंसान धन के लिए मरते हैं, ठीक वैसे ही जैसे पक्षी भोजन के लिए जान गंवा देते हैं। ये उनकी अपनी पसंद थी। विपिन चुप हो गया। अनुष्ठानों में सिर्फ जटिल नियम ही नहीं थे, इसमें आकाश और शक्तिशाली शक्तियों के प्रति श्रद्धा भी शामिल थी और साथ ही मानवीय स्वभाव पर एक भयानक प्रतिबंध भी छिपा था। आकाश को असली अर्पण देने वाले कठोर अनुष्ठानों में सिर्फ कलाकृतियों का होना काफी नहीं था, इसके लिए पर्याप्त संख्या में लोगों की भी जरूरत होती थी। इसका सीधा मतलब था मानव बलि। मास्टर शैक ने जरूर समारोह के इस दिव्य भाग्य को पूरी तरह समझ लिया था और उसे बस पहचान के लिए आखिरी जीवन बलिदान की कमी थी। इसीलिए उसने जानबूझकर इतने लोगों को इस जगह बुलाया, सबको एक साथ इकट्ठा किया और ब्रोंज ट्राइपॉड का इस्तेमाल करके उन्हें आपस में एक दूसरे का नरसंहार करने के लिए उकसाया। इसमें कोई हैरानी की बात नहीं थी कि कहा जाता था सम्राट मल्हार इस पद के लिए कभी नियत ही नहीं था, क्योंकि शुरुआत से ही उसका भाग्य पहले से तय था। चाहे उसने कितनी भी कोशिश की हो, कितना भी बलिदान दिया हो, वो इस दिव्य आदेश की विरासत में बस एक मोहरा भर था और कुछ नहीं। पहाड़ की चोटी पर पहुंचकर जब उसे मास्टर शैक कहीं नजर नहीं आया था, तभी विपिन ने इन सारी वजहों का अनुमान लगा लिया था। तभी तो उसने बिना नतीजे की परवाह किए सबको तिपाई के लिए आपस में लड़ने दिया था। हालांकि उस वक्त वो पूरी तरह निश्चित नहीं था, पर अब मास्टर शैक को खुद ये स्वीकार करते देख उसे पूरा यकीन हो चुका था। हाँ, ये उनकी अपनी पसंद थी। अगर उनके दिलों में लालच न होता तो वे यहाँ आकर मरते ही क्यों? किसी और की योजना में यूं बलि का बकरा बनते ही क्यों? टीचर, क्या आप इन्हें जानते हैं? जब विपिन ये सब सोच रहा था, तभी नंदनी, मनीषा और चेतन हैरानी और अविश्वास भरी नजरों से मास्टर शैक की तरफ ताकते रहे। झोई शहर पहुंचने के बाद भले ही वे एकांत में साधना कर रहे थे, पर वे बाहरी दुनिया से पूरी तरह कटे हुए भी नहीं थे। उन्होंने अराजक भाग्य गुरु के बारे में सुन रखा था और ये भी जानते थे कि स्वर्ग जनादेश हॉल में उनकी मौजूदगी कैसी हलचल मचा सकती है। अगर उनके शिक्षक सच में उसी अराजक भाग्य गुरु को इतनी अच्छी तरह जानते थे, इतना अच्छी तरह कि अभी अभी उन्होंने साथ मिलकर सम्राट मल्हार को मार गिराया, तो क्या यह मुमकिन नहीं कि खुद उनके शिक्षक भी कोई अराजक भाग्य गुरु हो? मास्टर शैक और मैं दोनों ही गुरु और मित्र दोनों हैं। विपिन ने हल्की मुस्कान बिखेरते हुए कहा। आवाज में एक शांत आत्मविश्वास था। तीनों शिष्य एक दूसरे की तरफ देखते रह गए। कोई कुछ बोल नहीं पाया। शिक्षक के इन शब्दों ने सब कुछ साफ कर दिया था। ये तथाकथित अराजक भाग्य गुरु का नाम तो बस उन लोगों ने डर के मारे गढ़ लिया है। उनके मन की उलझन भांपते हुए मास्टर शैक ने विपिन की तरफ देखते हुए एक हल्की मुस्कान बिखेरी और बोला, विपिन, बहुत दिनों बाद मुलाकात हुई। एम्पायरियन और नई दुनिया को एक साथ छोड़कर इस जगह आने के बाद तकनीकी रूप से ये डेस्टिनी वर्ल्ड में उन दोनों की पहली आमने सामने की मुलाकात थी। विपिन ने मुड़कर हल्के से मुस्कुराते हुए धीरे से जवाब दिया, मास्टर शैक, सच में बहुत दिनों बाद मिले।
दोनों की नजरें कुछ पल के लिए टकराई, पुराने साथियों की तरह जिन्होंने साथ मिलकर बहुत कुछ झेला था। पर उनके पीछे खड़ी झिलान घाटी की दरारें अब और चौड़ी होती जा रही थी। आकाश टुकड़ों में बिखरने को तैयार था। असली परीक्षा, ऐसा लग रहा था, अभी शुरू ही हुई थी। शांत पहाड़ी जंगल में हवा भारी थी। कहीं दूर से अभी भी धुएं की हल्की गंध आ रही थी। नंदनी जमीन पर बिखरी उस भयानक अव्यवस्था को देख रही थी। टूटी तलवारें, बिखरे हथियार और चारों तरफ फैली लाशें। उसकी चमकदार आंखों में एक अनकही दया झलक उठी। झिलान घाटी में आए इन लोगों ने न सिर्फ अपने सारे संसाधन गंवाए, बल्कि अपनी जान भी दे दी। उसने धीरे से कहा, आवाज में एक हल्का सा दर्द था। अगर इन शवों को अलग अलग पहचान के साथ निकाला जाए तो जोई शहर में हर एक को काफी सम्मानजनक व्यक्ति माना जाता। इन्होंने खजाने और तरक्की के अवसर के लिए अपनी जान तक दांव पर लगा दी थी, पर अंत में ये सब हमेशा के लिए यही रह गए, इस उजाड़ घाटी में कभी वापस न जा पाने के लिए। आहें भरना बंद करो। अब ये सोचना बेहतर होगा कि आगे कहाँ जाना है। तभी पीछे से एक आलसी सी आवाज गूंजी। नंदनी, मनीषा और चेतन ने एक साथ सिर घुमाया। सामने उनके शिक्षक विपिन अंगड़ाई लेते हुए बड़ी सहजता से उनकी तरफ चले आ रहे थे, मानो कुछ खास हुआ ही न हो। अभी अभी झिलान घाटी में मास्टर शैक के साथ हुई खुली पहचान ने प्रभावी रूप से ये साबित कर दिया था कि विपिन खुद भी एक अराजक भाग्य गुरु की तरह देखा जाने लगा है। अब वो अपने तीनों शिष्यों का फैसला सुनना चाहता था। हम शिक्षक का ही अनुसरण करेंगे, बिल्कुल। मनीषा ने बिना एक पल की झिझक के अपनी छोटी सी छाती फुलाई, आवाज में दृढ़ता भरते हुए बोली, इस बार मैं दोबारा कोई गलत चुनाव नहीं करूंगी। हम भी बिल्कुल यही महसूस करते हैं। अराजक भाग्य गुरु की बात तो छोड़िए, अगर टीचर हत्यारा या चोर भी होते तो भी हम उन्हें नहीं छोड़ते। घंटियों से सजी नंदनी ने अपने मोती जैसे सफेद दांत चमकाते हुए मुस्कुराकर कहा, तुम मुझे किसे हत्यारा कह रही हो? विपिन के मुंह से बरबस निकल पड़ा, आंखें फैल गई। तुम लोग जिस तरह मेरी छवि पेश कर रहे हो, उसे सुनकर तो लगता है मैं कोई अक्षम्य अपराधी हूं। मैं विपिन एक भरोसेमंद और ईमानदार नौजवान हूं। गुरुओं के महाद्वीप पर कौन नहीं करता था मेरी तारीफ। मैं भी अपनी दोनों बड़ी बहनों के साथ हूं। चेतन ने भी उत्साह से हामी भरी। ठीक है, जाओ, इन शवों को दफना दो। मास्टर शैक के प्रकट होते ही हम आगे का फैसला करेंगे। विपिन ने हाथ हिलाकर इशारा किया। जी। तीनों शिष्यों ने एक साथ सिर हिलाया और काम में जुट गए। इस बार झिलान घाटी में 1000 से भी ज्यादा विशेषज्ञ आए थे, पर 100 से भी कम बचे थे और उनमें से भी ज्यादातर का सब कुछ छिन चुका था। वाकई एक दयनीय अंजाम था, पर विपिन और उसके शिष्यों की स्थिति बिल्कुल उलट थी। उनकी साधना में भारी उछाल आया था और लाभ भी बेइंतहा मिले थे। तुम लोगों का क्या इरादा है? उसने नैना और बाकी लोगों की तरफ देखा। झिलान घाटी से निकलने के बाद वे तुरंत जाने की जल्दी में नहीं थे, बल्कि जोया और बाकी लोगों के आने का इंतजार करते रहे। हम बस ये देखने के लिए रुके हैं कि जोया पूरी तरह अपनी स्वर्गीय डेस्टिनी प्राप्त कर ले। उसके बाद हम सीधे किंगक्यू पर्वत लौट जाएंगे। कुछ पल की खामोशी के बाद नैना ने जवाब दिया। आवाज में एक शांत निश्चय था। फॉक्स चार्म डेस्टिनी की उत्तराधिकारी होने के नाते उसकी सबसे बड़ी चाहत यही थी कि वो अपने कबीले में वापस लौटे। जोई शहर तो उनके लिए बस एक अस्थायी पड़ाव भर था, जहां उन्हें थोड़ी सी शांति नसीब हुई थी। बाकी लोगों को विदा करने और शवों की व्यवस्था करने के बाद वे 2 घंटे से ज्यादा इंतजार करते रहे। तभी सामने की जगह मुड़ी, हवा हल्के से कांपी और एक लंबा चौड़ा व्यक्ति अचानक प्रकट हुआ। कैसा रहा? विपिन ने मुस्कुराते हुए पूछा। मास्टर शेख ने सिर हिलाते हुए जवाब दिया। दूसरे स्टेज की स्वर्गीय डेस्टिनी को समझना इतना आसान नहीं है। लगता है इसमें अभी कुछ और वक्त लगेगा। इस वक्त उसकी आभा स्रोत कुंड के भीतर छिपी हुई थी। उसकी आंखों से तीखी रोशनी निकल रही थी, जिसमें एक ठंडी अटल कठोरता झलक रही थी। उसकी साधना का स्तर अब साफ तौर पर आकाशगंगा स्टेज 6 को पार कर स्टेज 7 तक पहुंच चुका था। ये जानते हुए कि स्वर्ग के टुकड़े जितने ऊंचे होते हैं, उतना ही उन्हें समझना कठिन होता जाता है, विपिन ने पूछा, अब कहाँ जाना है?
राजकुमार मल्हार, आरुष और रणबीर, इन तीनों को मारने के बाद अब जोई शहर वापस लौटना स्पष्ट रूप से समझदारी नहीं थी, वरना लगातार मुसीबतें उनका पीछा करती, कभी पीछा नहीं छोड़ती। इसके अलावा इस जगह की मूल ऊर्जा और संसाधन भी उनकी आगे की तरक्की के लिए काफी नहीं थे। उन्हें एक और बड़ी दुनिया की तलाश करनी थी, एक ऐसा मंच जो कहीं ज्यादा विशाल हो। साधना असल में एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें बार बार भाग्य को चुनौती देनी पड़ती है, अपनी नियति को खुद बदलना पड़ता है। डर से पीछे हटने वाला सिर्फ ठहराव पाता है और अंत में एक साधारण औसत दर्जे की जिंदगी। मास्टर शेक ने कुछ पल रुककर आगे कहा, आवाज में एक गहरी सोच झलक रही थी। जो भी अब जीवित बचे हैं वे ये पक्का करेंगे कि हमारे कारनामों की खबर हर तरफ फैल जाए, चाहे वो अराजक भाग्य गुरु का मामला हो या दूसरे स्तर की स्वर्गीय डेस्टिनी का। ये पूरे इलाके में भारी उथल पुथल मचा देगा। इसलिए यहाँ बैठकर पकड़े जाने का इंतजार करने से बेहतर है कि हम खुद सीधे मध्य क्षेत्र की तरफ बढ़ जाएं और वहीं जाकर इस सब का सामना करें। उसकी आंखों में दूर तक झांकता एक गहरा भाव था। अगर वे झिलान घाटी में मौजूद सभी जानकार लोगों को खत्म कर देते तो शायद आगे की मुसीबतें कुछ कम होती, पर अफसोस इतना क्रूर कदम उठाने की हिम्मत किसी में नहीं थी। बिना किसी वजह के हत्या करना, समस्या को पूरी तरह जड़ से उखाड़ना, ये काम सिर्फ कोई बेहद निर्दयी इंसान ही बिना किसी मानसिक बोझ के कर सकता था। मध्य क्षेत्र? विपिन ने हैरानी से पूछा। माथे पर सिलवटें उभर आई। मास्टर शेक ने सिर हिलाया। ये पूरे मूल जगत का केंद्र है, वो जगह जहां स्वर्ग के सारे टुकड़े आकर मिलते हैं। साम्राज्य, संप्रदाय, हर तरह की डेस्टिनियां और प्रतिभाओं की एक अंतहीन धारा। अगर तुम्हें तेजी से आगे बढ़ना है, जल्दी तरक्की करनी है, तो यही सबसे सही जगह है। ठीक है, तो चलिए मध्य क्षेत्र की तरफ चलते हैं। विपिन ने बिना ज्यादा सोचे सिर हिला दिया। 3 दिन के अभ्यास के बाद उसे साफ महसूस होने लगा था कि उसकी यूकिंग डेस्टिनी की प्रगति धीमी पड़ रही है। चौथे स्टेज तक पहुंचने के लिए उसे कुछ नए अवसरों और असली अनुभवों की जरूरत थी, और ऐसे अवसर सिर्फ वहीं मिल सकते थे जहां ज्यादा प्रतिभाशाली लोग रहते हों। स्वर्ग जनादेश हॉल का मुख्यालय, हंटर पवेलियन का केंद्र, चिकित्सा संप्रदाय, बौद्ध संप्रदाय, कलाकृति संप्रदाय, ये सब मध्य क्षेत्र में ही स्थित है। ये वाकई डेस्टिनी वर्ल्ड की सबसे शानदार और सबसे ज्यादा उथल पुथल भरी जगह है। वहां जीवन सागर क्षेत्र के विशेषज्ञ भी अनगिनत है। आकाश गंगा क्षेत्र वालों की तो बात ही मत करो। मास्टर शेक ने अपने पास मौजूद सारी जानकारी साझा की। समारोह की दिव्य डेस्टिनी की विरासत में सिर्फ शक्ति और नियम ही नहीं आते, बल्कि उसका एक हिस्सा स्मृति भी होता है। मध्य क्षेत्र से जुड़े ये सारे रिकॉर्ड उसी विरासत का हिस्सा थे। विपिन ने सहमति में सिर हिलाया। उसे लगा शायद झाओ या और बाकी लोगों को भी शायद वही ले जाया गया होगा। एक बार वहां पहुंचकर उन्हें ढूंढने का, उनसे मिलने का मौका मिल सकता था। एक पल हिचकिचाने के बाद उसने पूछा, मध्य क्षेत्र तो काफी दूर होगा, क्या हमें पैदल ही जाना पड़ेगा? पैदल जाने में तो सालों लग जाएंगे, बहुत ज्यादा समय बर्बाद होगा। मैंने सुना है जिलिंग शहर के पास एक टेलीपोर्टेशन फॉर्मेशन है, अगर हम उसका इस्तेमाल कर सके तो हमारी यात्रा काफी तेज हो जाएगी। जिलिंग शहर? विपिन ने सिर हिलाया। उसने इस शहर के बारे में पहले भी सुना था। ये जिलिंग राजवंश की राजधानी थी। जोई शहर से किसी एरियल डेस्टिनी बीस्ट का इस्तेमाल करके वहां पहुंचने में सिर्फ 3-4 दिन लगेंगे। वाकई ज्यादा दूर नहीं था। एक पल रुको। विपिन ने हल्की सी मुस्कान बिखेरी, एक दिशा में देखा और जोर से पुकारा। कुछ ही पल में आकाश में एक विशालकाय हवाई जीव दहाड़ते हुए प्रकट हुआ। ये वही ब्लैक स्केल्ड फीनिक्स हॉक था जिसे उसने पहले पालतू बनाया था। झिलान घाटी में प्रवेश करने से पहले उसने इसे आसपास के इलाके में आराम करने के लिए छोड़ दिया था। अब टेलीपैथिक संचार के जरिए बुलावा मिलते ही ये सीधे ऊपर से उड़ता चला आया। तुम्हारी साधना अभी बहुत कमजोर है और तुम्हारी उड़ने की रफ्तार भी काफी नहीं। मेरे पास कुछ पहले श्रेणी की गोली बनाने के लिए संसाधन और सामग्री है, जल्दी से लेवल अप करो। विपिन ने हल्के से मुस्कुराते हुए संसाधनों का एक पूरा ढेर उस जानवर के मुंह में उछाल दिया। तेज उड़ने के लिए
स्वाभाविक रूप से उसे पर्याप्त शक्ति चाहिए थी। काला शल्क वाला ये फीनिक्स बाज पहले सिर्फ राज का पाला हुआ एक साधारण प्राणी था। भले ही इसे आदिम प्राणी माना जाता हो, पर इसकी वंश परंपरा बहुत कमजोर थी। सौभाग्य से झिलान घाटी की इस यात्रा से अनगिनत संसाधन मिले थे और उनमें से कुछ इसे देने से इसकी नींव मजबूत हो सकती थी, ताकि ये और भी बेहतर सेवा दे सके। स्वर्ग पथ की लाइब्रेरी की मदद से उसने उस जीव को गहराई से परखा और सामग्री निगलते ही उसने वाकई उल्लेखनीय तरक्की कर दिखाई। बस कुछ ही घंटों में उसने गैलेक्सी स्टेज 6 के योद्धा जितनी शक्ति हासिल कर ली। इस नई शक्ति के दम पर उसकी उड़ने की रफ्तार पहले से दोगुनी से भी ज्यादा हो गई। फिर विपिन और बाकी सब उस जानवर की पीठ पर सवार होकर सीधे जिलिंग शहर की तरफ रवाना हो गए, हवा में एक तेज धार छोड़ते हुए। उन लोगों की अब नई जर्नी शुरू हो चुकी थी, क्योंकि अब सभी तरफ ये खबर फैल जाएगी कि अब उनकी दुनिया में और भी पावरफुल डेस्टिनी आ गई थी और अब इसके पीछे सभी की नजर रहने वाली थी। यही इन सभी से काफी दूर मध्य क्षेत्र, ये एक बड़ा शहर था, वही एक पहाड़। विशाल और ऊंचे लिंगज्यू पर्वत पर स्थित एक प्राचीन जैन मंदिर धीमी गहरी घंटियों की ध्वनि से गूंज रहा था। हवा में धूप की खुशबू घुली हुई थी। हर तरफ एक अजीब सी शांति फैली थी। कई बुद्ध प्रतिमाएं बोधि संत वृक्ष के नीचे सीधी मुद्रा में बैठी थी, बीच में विराजमान उच्च भिक्षु की पूजा अर्चना में लीन। ये उच्च भिक्षु कोई और नहीं बल्कि बौद्ध संप्रदाय के संस्थापक शौर्य थे। स्वर्गीय अनुष्ठान का भाग्य एक बार फिर इस दुनिया में प्रकट हुआ है। शौर्य की आवाज धीमी पर वजनदार थी। ब्लू क्लाउड पूज्य, बाहर जाओ, भाग्य के इस व्यक्ति को खोजो और उसे हमारे संप्रदाय में शामिल होने का न्योता दो। ब्लू क्लाउड आदरणीय ने हाथ जोड़कर विनम्रता से सिर झुकाया। मैं बुद्ध के आदेश का आदर पूर्वक पालन करूंगा, पर अगर वो अनिच्छुक हुआ तो क्या किया जाए? एक गंभीर बुलंद आवाज ने जवाब दिया, उसका हमारे संप्रदाय से गहरा नाता है और वो अवश्य आएगा। अगर वो नहीं आया तो ये साबित हो जाएगा कि वो इस उत्तराधिकार के लायक ही नहीं। तब बस स्वर्ग के टुकड़े वापस ले आना। जी। ब्लू क्लाउड वेनरेबल का चेहरा गंभीर हो गया। उनका विशाल भिक्षु वस्त्र सरसराता हुआ मुड़ा और अगले ही पल वे पहाड़ की चोटी से गायब हो चुके थे। साधु, साधु, बहुत बड़ी दयालुता है। बाकी सभी भिक्षुओं ने हाथ जोड़कर धीमे धीमे मंत्रोच्चार शुरू कर दिया। उनकी आवाजें उस शांत पर्वत पर लहरों की तरह फैलती चली गई। हेवन डेस्टिनी हॉल का मुख्यालय कृषिव पैलेस मास्टर बादलों तक पहुंचती विशाल इमारत के शीर्ष पर खड़े थे, जहां से नीचे पूरे शहर का नजारा साफ दिख रहा था। हेमलता एक समय में इतना विद्रोही, इतना बेलगाम थी कि उसे किसी भी बंधन की परवाह नहीं थी। उनकी आवाज में एक अजीब सी हैरानी थी। फिर भी उसने ऐसी आकस्मिक योजना बना रखी थी जो हम सबको चौंका गई। तभी एक अधेड़ उम्र का व्यक्ति पास आया, हाथ जोड़कर विनम्रता से झुका। क्या हमें इस व्यक्ति को भर्ती कर लेना चाहिए? स्वामी, कृषिव महल के स्वामी ने सिर हिलाया। अभी इसकी कोई जरूरत नहीं, निश्चिंत रहो। बाकी लोग हमसे कहीं ज्यादा बेचैन होंगे इस बारे में। उस अधेड़ व्यक्ति ने हिचकिचाते हुए कहा, मेरे द्वारा जुटाई गई जानकारी के मुताबिक स्वर्ग के टुकड़े प्राप्त करने वाला व्यक्ति शायद वही अराजक भाग्य गुरु है जिसे स्वर्ग डेस्टिनी हॉल कभी पीछा कर रहा था। अराजक भाग्य गुरु? कृषिव महल के स्वामी ने भौहें हल्की सी चढ़ाई, फिर सिर हिला दिया। शिष्टाचार, अंत्येष्टि समारोह, सैन्य समारोह, विनम्रता और उत्सव, सभी उत्तराधिकारियों को ये संदेश पहुंचा दो। उन्हें बता दो कि समारोह की स्वर्गीय भाग्य की सर्वोच्च गुप्त तकनीक प्रकट हो चुकी है। अब उसका अनुसरण करना है या उसे चुराना है, ये फैसला उन्हीं का होगा। अनुसरण करना है या उसे चुराना है, ये फैसला उन्हीं का होगा। जी। अधेड़ व्यक्ति ने सिर झुकाया और ऊंचे टावर से नीचे उतर गया। एक ऐसा अराजक भाग्य गुरु जिसके पास कोई ठोस आधार, कोई कुल, कोई विरासत नहीं, और वो दूसरे स्तर की स्वर्गीय भाग्य विरासत में पाने की उम्मीद रखता है। ये उसका सौभाग्य है या दुर्भाग्य, ये वक्त ही बताएगा। कृषिव पैलेस मास्टर ने अपने हाथ पीठ के पीछे बांधे, दूर आकाश की तरफ देखते हुए धीरे से बुदबुदाया। पहली बार के बाद
और अब दूसरी बार। मुझे डर है इस बार ये इतना आसान नहीं होगा। अगर मैं भी मान जाऊं तो बाकी शक्तियां इसे कभी स्वीकार नहीं करेंगी। भव्य और आलीशान शाही महल के भीतर विशाल दरबार हॉल में दोनों तरफ मंत्री कतारबद्ध बैठे थे। बीच में सुनहरे ड्रैगन वस्त्र पहने एक अधेड़ उम्र का व्यक्ति सिंहासन पर विराजमान था। ये डेस्टिनी वर्ल्ड का सबसे शक्तिशाली साम्राज्य था, युआन साम्राज्य। और उस केंद्र में बैठा व्यक्ति इस पूरी दुनिया का सबसे शक्तिशाली इंसान अविराज। घुटनों पर उंगलियां टिकाए अविराज ने आंखें सिकोड़ी। चेहरे पर गुस्सा नहीं था, पर एक ऐसी दमनकारी शक्ति थी जो हर किसी को चुप करा देती। स्वर्गीय समारोह का उत्तराधिकारी एक बार फिर प्रकट हो गया है, रेन क्यूयाओ। चूंकि संगीत और समारोह एक दूसरे से जुड़े हैं, इसलिए इसे मनाने और भर्ती करने की जिम्मेदारी तुम्हारी होगी। जी महाराज। एक खूबसूरत काया वाली महिला आगे बढ़ी, हाथ जोड़कर प्रणाम किया। ममहिम, मुझे डर है कि ये इंसान भी हेमलता जितना ही कठोर, अपने तरीकों पर अड़ा हुआ और अशिक्षित हो सकता है। एक मंत्री ने विनम्रता से आगे बढ़कर कहा। अविराज के चेहरे पर न उदासी थी न खुशी। एकदम शांत भाव से बोले, अगर वो हमारी भर्ती स्वीकार करने को तैयार हो तो उसे पूरा सम्मान और मर्यादा दो, और अगर वो तैयार न हो तो ये मत कहना कि उसने अभी दूसरे स्तर की दिव्य डेस्टिनी पूरी तरह हासिल नहीं की है। भले ही उसने कर भी ली हो, उसे गायब कर देना कोई बड़ी बात नहीं होगी। ये अधिकारी समझ गया। मंत्री जी को बात समझ आ गई और उन्होंने आगे कुछ नहीं कहा। भूमिका की आंखों में एक पल के लिए चमक कौंधी, फिर वो बिना कुछ कहे चुपचाप भीड़ में वापस चली गई। डेस्टिनी वर्ल्ड को प्रभावित करने वाले कई शक्तिशाली कुलों में भी लगभग यही दृश्य दोहराया जा रहा था। दूसरे स्तर की स्वर्गीय भाग्य बेहद दुर्लभ थी। किसी नए उत्तराधिकारी का अचानक प्रकट होना तुरंत असंख्य लोगों का ध्यान अपनी तरफ खींच लाया था। कई लाइफ मास्टर्स उत्साह में डूबे इस अचानक मिले भाग्यशाली शख्स को खोजने के लिए हर जगह जुट पड़े। पर एक कड़वी सच्चाई भी थी, पूर्ण उत्तराधिकार मिलने से पहले ही स्वर्ग के अंश छीने जा सकते थे। इसलिए भाग्य को आगे बढ़ाने वालों के पीछे लगभग हमेशा किसी शक्तिशाली कुल या विशाल द्वार का समर्थन होता ही था। अकेले लड़कर चौथी या पांचवी श्रेणी का भाग्य पा लेना भी बड़ी किस्मत की बात मानी जाती थी। दूसरी श्रेणी का भाग्य पाना और उसे संभाल कर रख पाना, ये तो बहुत बड़ी चुनौती थी। इसीलिए जैसे ही ये खबर फैली, अनगिनत प्रभावशाली लोग तेजी से जॉई शहर की तरफ दौड़ पड़े। पर विपिन और उसके साथियों ने पहले ही झिलान घाटी छोड़ते वक्त वापस न लौटने का फैसला कर लिया था। अगर वो वापस जाते तो शायद अभी तक उस शहर में फंसे रहते, बच निकलना नामुमकिन हो जाता। मास्टर शैक, ये अराजक भाग्य गुरु आखिर होता क्या है, और इतने लोगों द्वारा शिकार किए जाने के बावजूद आप ये कैसे बने? चील की पीठ पर सवार हवा में उड़ते हुए विपिन ने उत्सुकता से चारों तरफ देखा, फिर मास्टर शैक की तरफ मुड़ा। वो मास्टर शैक के लगभग उसी वक्त सोर्स वर्ल्ड में पहुंचा था, पर जहां वो अभी तक एक उलझा हुआ कोचमैन बना बैठा था, वहीं दूसरी तरफ ये इंसान एक भगोड़ा अराजक भाग्य गुरु बन चुका था। ये उसके लिए बड़ी अजीब सी बात थी। भले ही उसने राज और बाकी लोगों से इस बारे में कुछ सुना था, फिर भी पूरी बात उसकी समझ से परे थी। मास्टर शैक ने धीरे से समझाना शुरू किया, सच कहूं तो मुझे भी पूरी जानकारी नहीं है। कहते हैं कई दशक पहले स्रोत लोक में एक असाधारण प्रतिभावान व्यक्ति अचानक प्रकट हुआ था। बिना किसी वंश, बिना किसी पृष्ठभूमि के उसने अचानक ही एक बेहद शक्तिशाली दिव्य भाग्य को समझ लिया, और इससे स्रोत लोक की सत्ता पर बैठे कई ताकतवर लोग धराशायी हो गए। सबसे अहम बात यह थी, इस इंसान ने भाग्य के परिवर्तनों का बिल्कुल भी सम्मान नहीं किया। उसका कोई निश्चित भाग्य ही नहीं था, इसलिए उसे खोज पाना भी लगभग असंभव था। भाग्य के बदलावों का सम्मान नहीं करता, कोई निश्चित भाग्य नहीं। विपिन कुछ पल हिचकिचाया, फिर धीरे से सिर हिलाकर बोला, हाँ, सुनकर तो लगता है हम दोनों उस इंसान से काफी मिलते जुलते हैं। अपने अपने क्षेत्रों के स्वामी होने के नाते उनका भाग्य नई दुनिया से इतनी गहराई से जुड़ा हुआ था कि उसका अनुमान लगाना, उसे खोज पाना नामुमकिन था।
और इससे भी बड़ी बात, बिना किसी पहचान, बिना किसी ठोस पृष्ठभूमि के अचानक प्रकट होने पर भला किसी के पास कोई आधार या विरासत कैसे हो सकती थी। स्रोत लोक में इतने लंबे समय तक रहने के बाद विपिन इतना अज्ञानी नहीं रह गया था। हर दिव्य आदेश के साथ विरासत, शक्तियां और यहाँ तक कि गठबंधन भी जुड़े होते थे, बिल्कुल वैसे जैसे उसकी पिछली दुनिया के कुलीन वर्ग ने अपना एक पदानुक्रम बना रखा था। किसी आम इंसान का अचानक प्रकट होना और अपनी किस्मत खुद बदलने की कोशिश करना, भाग्य में एक तय जगह हड़प कर उनमें से एक बन जाना, ये स्वाभाविक रूप से पूरे अभिजात वर्ग का सामूहिक विरोधी न्योता था। जब मैं यहाँ आया था तब मुझे इस सब की बिल्कुल भनक नहीं थी। मास्टर शेख ने अपनी पूरी कहानी विस्तार से सुनानी शुरू की। विपिन के दूर सुनसान बयान शहर में आगमन के बिल्कुल उलट मास्टर शेख सीधे ज़ोई शाही शहर में प्रकट हुआ था और सिर्फ 2 दिन के भीतर उसने एक ऐसा खजाना खोज निकाला जिसने उसे डेस्टिनी एनर्जी को रूपांतरित करने की विधि समझने में मदद दी और महज एक ही छलांग में वो गैलेक्सी दायरे तक जा पहुंचा। इतनी असाधारण प्रतिभा के साथ अचानक प्रकट होकर उसने जल्द ही ढेरों लोगों का ध्यान अपनी तरफ खींच लिया। कई कुलों का वो अतिथि बन गया। उसने ज्ञान बांटने, व्याख्यान देने और अपने अनुभव दर्ज करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। इससे ऐसे कई लोग भी उसकी तरफ आकर्षित हो गए जिन्होंने पहले ही अपना भाग्य चुन लिया था। उन्होंने अपने पुराने गुरुओं को छोड़कर स्वेच्छा से उसका अनुसरण करना शुरू कर दिया। नतीजा ये हुआ कि ज़ोई शहर में अराजकता फैल गई और आखिरकार हेवन डेस्टिनी हॉल को मजबूरन हस्तक्षेप करना पड़ा ताकि इस पूरी उथल पुथल को दबाया जा सके। बाद में सबको पता चला इतनी कोशिशों के बावजूद मास्टर शेख पर कोई असर नहीं पड़ा, जबकि हेवन डेस्टिनी हॉल को भारी नुकसान झेलना पड़ा। धीरे धीरे कई नामी विशेषज्ञ उसके खिलाफ खड़े होने लगे और आखिरकार उसके पास भागने के अलावा कोई चारा नहीं बचा। भागते भागते वो अनजाने में झिलान घाटी में घुस गया। उसने सोचा था कि वो वहीं मारा जाएगा, पर उसने सपने में भी नहीं सोचा था कि वो हेवन डेस्टिनी डोमेन के गहरे रहस्यों को उजागर कर देगा और हेमलता की पूर्ण मान्यता तक हासिल कर लेगा। सौभाग्य से ये एक दिव्य क्षेत्र था, समारोह की स्वर्गीय भाग्य द्वारा गढ़ा हुआ। अगर ये कोई और साधारण क्षेत्र होता तो इतनी जल्दबाजी में किया गया हस्तक्षेप शायद घातक साबित हो जाता। उसकी पूरी कहानी सुनने के बाद विपिन ने गहरी सांस छोड़ी। उसके मन में एक अजीब सा विचार कौंध गया, शायद यही तो भाग्य का असली नियम है। वरना हम दोनों ने अपने पुराने संसार को छोड़ा तो फिर वो सीधे राजधानी में क्यों आया और मैं इतनी सुनसान जगह में क्यों? आकाश में उड़ती हवा उसके चेहरे से टकराई और उसकी नजरें दूर क्षितिज पर टिक गई, जहां मध्य क्षेत्र की धुंधली आकृति अब साफ नजर आने लगी थी। स्वर्गीय डेस्टिनी सिर्फ क्षमता का खेल नहीं थी, ये भाग्य के भीतर छिपे एक ऐसे रास्ते की कहानी भी थी जिससे कोई बच नहीं सकता, जिसे कोई टाल नहीं सकता। अक्सर ये पहले से ही तय होता, अनकहा, अवर्णनीय। मास्टर शेख को ही ले लीजिए, जिसने कन्फ्यूशियसवाद अपनाया, गुरु शिक्षक महाद्वीप के कई नियम खुद गढ़े। उसने शिष्टाचार का पालन किया, समारोह की स्वर्गीय भाग्य के साथ इतना गहरा तालमेल बिठाया कि मानो दोनों एक दूसरे के लिए ही बने हों। यही वो वजह थी जिसकी बदौलत नियमों ने उसे दंडित नहीं किया, बल्कि उल्टा उसे अपने ही दुर्भाग्य से फायदा मिला। ये किसी और के साथ शायद ही कभी होता। 4 बार नियम तोड़ना यानी सीधे मिटा दिए जाना, और झिलान घाटी में तो नियम इतने ज्यादा थे कि जोर से बोलना तक मना था। बिना किसी पूर्व सूचना के 4 बार तो छोड़ो, 40 बार भी शायद सजा देने के लिए काफी नहीं होता। बाद में सोचे तो आरुष, रणबीर और बाकी लोग इसलिए आखिर तक टिक पाए क्योंकि झिलान घाटी के ज्यादातर नियम मास्टर शेख पहले ही समझ चुका था। बचे हुए नियम अब पहले जितने खतरनाक नहीं रह गए थे, वरना गैलेक्सी स्टेज 6 और 7 की तो बात ही छोड़ो, जीवन सागर क्षेत्र का कोई साधक भी अगर लापरवाही से यहाँ घुस आता तो उसे भी वापसी न होने की डरावनी यात्रा का सामना करना पड़ता। तुम अपनी पूरी कहानी सुनाने के बाद मास्टर शेख ने जिज्ञासा भरी नजरों से विपिन की तरफ देखा। उसकी इस पूछताछ पर विपिन ने भी स्रोत लोक में आने के बाद के अपने सारे अनुभव विस्तार से सुना दिए।
सुनते सुनते मास्टर शेख बार बार सिर हिलाता रहा, कभी हैरानी से, कभी दिलचस्पी से। विपिन को लगा था कि उसका अपना सफर काफी रोमांचक रहा है, पर सामने वाले की कहानी सुनकर उसे तो और भी शानदार लगी। समारोह की दिव्य भाग्य दूसरे स्तर की भाग्य है। इसके पीछे कई कई लोग भागते हैं। इस हेमलता नाम की वरिष्ठ महिला के तो अनगिनत शिष्य होने चाहिए थे, तो फिर वो यहाँ इतनी सुनसान जगह में बिना किसी शोर शराबे के अकेले मर कैसे गई? और सबसे बड़ी बात, इतने सारे सालों में किसी ने भी उससे संपर्क क्यों नहीं किया या उसकी भाग्य को गढ़ने की कोशिश तक नहीं की? विपिन के मन में उलझनों का जाल फैला हुआ था। रणबीर का वो दांव महज 7वें स्तर की भाग्य थी, फिर भी उसके अनगिनत शिष्य और अनुयायी थे। सिर्फ रीति रिवाजों और शिष्टाचार का पालन करने से इस तरह की भाग्य के बंधनों से बच पाना मुमकिन ही नहीं था। फिर भी इस संस्थापक की मृत्यु इतनी सुनसान जगह पर बिना किसी व्यवधान के हुई, और यहाँ बना स्वर्ग जनादेश क्षेत्र बरसों तक असुरक्षित छोड़ दिया गया। ये पूरी बात कहीं न कहीं बहुत अजीब लगती थी। मास्टर शेख ने कुछ पल सोचते हुए कहा, इसकी विशेष परिस्थितियों के बारे में वरिष्ठ हेमलता ने कोई सुराग नहीं छोड़ा, पर मेरे अंदाजे से ये बहुत मुमकिन है कि उसकी हत्या की गई हो। रही बात झिलान घाटी की, तो हर साल अनगिनत विशेषज्ञ इसे गढ़ने की कोशिश में यहाँ घुसते हैं, पर सब असफल होकर लौटते हैं। अगर ये लोग न होते तो घाटी में इतनी घनी आध्यात्मिक ऊर्जा और इतनी अनगिनत कलाकृतियां कैसे जमा होती? विपिन के भीतर एक अजीब सी झुरझुरी दौड़ गई, जैसे कोई सच्चाई अचानक सामने आ गई हो। अगर झिलान घाटी को समग्र रूप से देखा जाए तो पिछले इतने सालों में इसका पूरा संचालन, इसके सारे नियमों की नींव बस एक ही चीज पर टिकी थी, घुसपैठियों की हत्या। लेकिन उसी पल काला शल्क वाला फीनिक्स बाज पूरे दिन उड़ता रहा और आखिरकार सामने एक विशाल भव्य शहर की झलक दिखाई देने लगी। जिलिंग शहर और जोई शहर में ज्यादा अंतर नहीं था। दोनों ही शहर मीलों तक फैले हुए थे, जिनका कहीं अंत नजर नहीं आता था। उतरने से पहले ही विपिन ने सड़कों पर उमड़ी भीड़ देख ली। हर तरफ चहल पहल थी, शोर था और अनगिनत लोग अपनी अपनी दुनिया में मशगूल थे। मास्टर शेख, किसी झंझट से बचने के लिए हमें अपना रूप और नाम बदल लेना चाहिए, मुझे लगता है। विपिन ने हल्की सी मुस्कान के साथ सुझाव दिया। बिल्कुल, मास्टर शेख ने सिर हिलाया और अगले ही पल उसका रूप रंग और शारीरिक बनावट दोनों बदल गए। कुछ ही क्षणों में उसकी लंबाई आधा सिर कम हो गई। वो 12 साल छोटा, लगभग 30 साल का दिखने लगा, बिल्कुल एक साधारण मुसाफिर की तरह। विपिन की तरह ही एक नई दुनिया गढ़ते हुए मास्टर शेख विपिन की सारी क्षमताओं का इस्तेमाल कर सकता था। रूप बदलना, चुपचाप आत्ममंथन करना, ये सब तो बस कुछ छोटी मोटी तरकीबें थी उसके लिए। विपिन का चेहरा भी पल भर में बदल गया। अब वो अपने बहनोई जैसा दिखने लगा था। नंदनी और बाकी शिष्य तो पहले ही सोर्स स्पेस क्षेत्र में भेजे जा चुके थे, इसलिए वे यहाँ मौजूद नहीं थे। उनके पहचाने जाने या पकड़े जाने का कोई खतरा नहीं था। काला फीनिक्स बाज धीरे धीरे उतरता हुआ शहर के द्वार पर आकर टिक गया। विपिन ने उस पालतू जानवर की तरफ एक आखिरी नजर डाली और एक ही ख्याल में उनके बीच का जुड़ाव तुरंत टूट गया। आज से तुम मेरे पालतू जानवर नहीं हो, तुम आजाद हो। वे अब मध्य क्षेत्र की तरफ जाने वाले थे। टेलीपोर्टेशन फॉर्मेशन इतने बड़े जीव को ले जा सकते हैं या नहीं, ये सवाल तो था ही, पर इसकी अब कोई जरूरत भी नहीं बची थी। अगर उसे कोई नया पालतू जानवर चाहिए भी होता तो मंजिल पर पहुंचते ही वो किसी को भी वश में कर सकता था। काला शल्क वाला फीनिक्स बाज भले ही आज्ञाकारी था, पर उसकी ताकत बहुत कम थी। अब वो उसके किसी भी काम का नहीं रहा था। चहचहाट, उसका इरादा भांपते ही काले शल्क वाले फीनिक्स बाज ने बड़ी अनिच्छा से एक तीखी चीख निकाली और दूर आकाश में उड़ चला। आखिरकार क्षितिज में कहीं ओझल हो गया। शहर में प्रवेश करने के बाद वे एक चायघर में जा बैठे। यहाँ हर तरफ, हर मेज पर बस एक ही चर्चा गूंज रही थी, झिलान घाटी। ये तो दूसरे स्तर की दिव्य डेस्टिनी है। सोचो जरा, किसी ने इसे सच में गढ़ लिया। ये तो मानो एक ही छलांग में सीधे स्वर्ग तक जा पहुंचने जैसा है। खबर है कि झू यी राजवंश के राजकुमार मल्हार की हत्या कर दी गई है और अब उन्हें ढूंढने के लिए एक बड़ा शिकार अभियान चलाया जा रहा है। शिकार अभियान?
अभी तो वे इसे शुरू करने की खुशी में हैं, पर एक बार जब वो इंसान अपनी भाग्य पूरी तरह गढ़ ले और सर्वोच्च विशेषज्ञ बन जाए तो झो यी राजवंश का पूरा अस्तित्व ही मिट सकता है। जिलिंग शहर जोई शहर से ज्यादा दूर नहीं था और ये खबर तो पहले ही यहां तक पहुंच चुकी थी। भले ही कुछ बारीकियां अभी अस्पष्ट थी, पर मुख्य कहानी लगभग सही ही फैल चुकी थी। कहा जाता है झिलान घाटी में इतने सारे नियम हैं, जब तक कोई उनका पालन करता रहे उसे अनगिनत कलाकृतियां मिल सकती है। अंदर छिपे खजाने तो जैसे किसी अंतहीन नदी की तरह लगातार प्रकट होते रहते हैं। इस बार जो लोग वहां गए थे उनमें विपिन नाम का एक शख्स भी था। जब उसने प्रवेश किया था तो अभी अभी गैलेक्सी क्षेत्र में कदम रखा था, पर बाहर निकला तो गैलेक्सी स्टेज 6 के शिखर पर पहुंच चुका था और उसने गैलेक्सी स्टेज 7 के एक साधक तक को मार गिराया। क्या स्टेज 7? मैंने तो सुना था उसने स्टेज 8 के किसी को मार डाला। चारों तरफ बैठे कई लोगों की आंखों में ईर्ष्या साफ झलक रही थी। कुछ देर ये सब सुनने के बाद विपिन को समझ आ गया, ये सब बस बेबुनियाद अफवाहें बढ़ा चढ़ाकर सुनाई जा रही थी। उसने हल्के से सिर हिलाया, फिर उठकर मुट्ठी बांधे सबसे ज्यादा बोलने वाले उस शख्स की तरफ मुड़ा। आदरणीय महोदय, हम दोनों टेलीपोर्टेशन फॉर्मेशन का इस्तेमाल करके मध्य क्षेत्र जाना चाहते हैं। कृपया बताइए, हमें कहाँ जाना चाहिए? टेलीपोर्टेशन संरचनाएं हंटर पवेलियन के पास एक है, बस सीधे वही चले जाओ, इस्तेमाल कर लो। बोलने वाला एक 30 साल का शख्स था, हल्का मोटा, सिर के बाल थोड़े झड़ चुके थे, दूर से देखने पर बिल्कुल किसी उबले हुए अंडे जैसा दिख रहा था। हंटर पवेलियन? विपिन के दिमाग में एक हल्की सी झलक कौंधी। सच में हंटर पवेलियन में हर चीज समाई हुई थी। अगर किसी शहर में यह पूछा जाए कि टेलीपोर्टेशन फॉर्मेशन कहाँ है, तो यही जगह सबसे पहला जवाब होता। जी हाँ, वो जो ऊंची इमारत दिख रही है, बस उधर चल दीजिए। पर इस तरह के लंबी दूरी वाले टेलीपोर्टेशन फॉर्मेशन दिन में सिर्फ एक बार ही चलते हैं और इनके लिए काफी सारे लोगों का इकट्ठा होना जरूरी होता है। अगर आपको वहां जाना है तो पहले से बुकिंग करानी पड़ेगी, वरना अफसोस कोई जगह नहीं मिलेगी। वो उबले अंडे जैसा दिखने वाला आदमी बड़े जोश से समझाते हुए बोला, हाथ हिला हिला कर पूरी बात बताई। आरक्षण जरूरी है? विपिन थोड़ा हैरान रह गया। बिल्कुल जरूरी है, हर कोई तो मध्य क्षेत्र ही जाना चाहता है। कौन सा किसान वहां नहीं जाना चाहेगा? भले ही ज्यादा देर रुक न पाए, बस एक झलक ही काफी होती है। मैं खुद वहां एक बार गया हूं। वहां विशेषज्ञों की तो भरमार है और ऐसा खाना, ऐसा मनोरंजन आपने पहले कभी नहीं देखा होगा। खासकर वहां की औरतें इतनी सारी और इतनी खूबसूरत, आंखें चौंधिया जाती है। सच बताओ, मैं तो बस एक बार गलियों में घूमा और एक के बाद एक 8 अलग अलग लड़कियों से प्यार हो गया मुझे। वो उबले अंडे जैसा आदमी हंसते हंसते बोला, आंखों में शरारत भरी चमक थी। एक के बाद एक प्यार में पड़ना, ये तो ठरकी था। विपिन एक पल के लिए अवाक रह गया, पर उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं आया। वो खड़ा हुआ, मुट्ठी जोड़कर विनम्रता से बोला, भाई, इतनी जानकारी देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इतना कहकर वो और मास्टर शैक दोनों उस दूर खड़ी विशाल इमारत की तरफ चल पड़े, जहां मध्य क्षेत्र का रास्ता उनका इंतजार कर रहा था। और उसके साथ शायद कोई नई मुसीबत, कोई नया मोड़ भी। हंटर पवेलियन की इमारत लगभग एक जैसी वास्तुकला में बनी थी, बादलों तक ऊंची उठती हुई, 7 मंजिलों में बंटी हुई। भूतल सबसे ज्यादा विशाल था, क्योंकि यहाँ हथियारों, भाग्य की प्लेटों, औषधीय जड़ी बूटियों और तमाम दूसरे संसाधनों की खरीद फरोख्त होती थी। ये जगह हमेशा भीड़ भाड़ से गुलजार रहती, लोगों का आना जाना कभी थमता ही नहीं था। रास्ता पूछने के बाद विपिन और मास्टर शैक अपनी मंजिल की तरफ बढ़ चले। टेलीपोर्टेशन फॉर्मेशन एक विशाल महल के भीतर बनाई गई थी, जो हर तरफ से गहरे और उथले रंगों में रंगे प्राचीन प्रतीकों से घिरी हुई थी। अंतरिक्ष में डेस्टिनी की एक शाखा होने के नाते ऐसी जगह बनाने से न सिर्फ लोगों के आवागमन में मदद मिलती, भारी धन भी कमाया जा सकता था, बल्कि इससे उस डेस्टिनी का प्रचार प्रसार भी होता, जिससे ज्यादा से ज्यादा लोग उसकी साधना की तरफ खिंचे चले आते। दूरस्थानीकरण के लिए प्रति व्यक्ति, प्रति यात्रा 500 डेस्टिनी प्लेट्स लगेंगे। टेलीपोर्टेशन फॉर्मेशन की रखवाली कर रहे
एक बख्तरबंद पहरेदार ने दोनों यात्रियों का रास्ता रोक दिया। आवाज में एक रूखी सी सख्ती थी। विपिन एक पल के लिए सन्न रह गया। कोई हैरानी की बात नहीं थी कि इतनी सुविधा होने के बावजूद इतने कम लोग इस साधन का इस्तेमाल करते थे। इसकी कीमत सच में बहुत ज्यादा थी। 500 डेस्टिनी प्लेट्स यानी 50 लाख यूनिट हेवनली डेस्टिनी वाइटलिटी के बराबर। इतने में तो जिलिंग शहर के सबसे आलीशान इलाके में एक पूरी हवेली खरीदी जा सकती थी। सौभाग्य से झिलान घाटी की इस यात्रा से कुछ अच्छा खासा लाभ हुआ था, वरना उसके जैसे इंसान के लिए भी ये खर्च उठाना आसान नहीं होता। ये रहा मेरा। शुरुआती सदमे से उबरने के बाद विपिन ने अपनी कलाई हवा में घुमाई और उसकी हथेली में भाग्य की प्लेटों का एक पूरा ढेर प्रकट हो गया। पहरेदार ने सिर हिलाया, फिर मास्टर शैक की तरफ मुड़ा, पर वहां उसे कुछ अजीब सा नजारा दिखा। विपिन, मेरे पास तो कोई डेस्टिनी प्लेट है ही नहीं। मैं तुम पर ही भरोसा कर रहा हूं। चील की पीठ पर बैठे बैठे ही उन दोनों में ये सहमति बन चुकी थी कि अब वे एक दूसरे को शिक्षक कहकर नहीं, बल्कि भाई कहकर पुकारेंगे। अरे, तुम्हारे पास सच में कुछ नहीं है? विपिन दंग रह गया, आंखें फैल गई। मैं हमेशा से ऐसे मामले संभालने के लिए शिष्य रखता आया हूं। खुद कभी इस तरह की छोटी मोटी बातों की परवाह नहीं की। मास्टर शैक ने हाथ हिलाते हुए बड़ी सहजता से कहा, आखिर एक गुरु के लिए शिष्यों का श्रद्धांजलि देना ही तो उचित बात है। अरे यार, ये भी कोई बात हुई? विपिन ने बुदबुदाते हुए कहा। उसे लगा था कि जब दूसरे पक्ष को खुद दूसरे स्तर की दिव्य डेस्टिनी विरासत में मिली है तो उसके पास ऐसी छोटी चीजों की कोई कमी ही नहीं होगी, पर अब खुद उसे ही इसके लिए मांग करनी पड़ रही थी। ये देखकर विपिन को थोड़ी बेबसी महसूस हुई, पर उसने ज्यादा कुछ नहीं कहा। चुपचाप और 500 डेस्टिनी प्लेटें निकालकर पहरेदार को थमा दी। उसका दिल तो दर्द कर रहा था। वहां जाकर इंतजार करो, जैसे ही पर्याप्त लोग इकट्ठा हो जाएंगे हम फॉर्मेशन सक्रिय कर देंगे। पहरेदार ने दोनों को एक ट्यूटलेज जेड टोकन थमाई और एक तरफ इशारा किया। विपिन और मास्टर शैक अंदर दाखिल हुए तो खुद को एक विशाल कमरे में पाया जो युवा और बुजुर्ग दोनों उम्र के 1 दर्जन से ज्यादा लोगों से भरा हुआ था। उनके अंदर आते ही कमरे में बैठे लोगों ने एक सरसरी नजर डाली, पर फिर जल्द ही उनकी तरफ से ध्यान हटा लिया, जैसे कोई खास बात न हो। विपिन बिना किसी हलचल के मास्टर शैक के साथ एक कोना ढूंढकर बैठ गया। झिलान घाटी की उस यात्रा ने उसकी साधना में जबरदस्त उछाल ला दिया था और ये अपनी उपलब्धियों पर धीरे धीरे सोचने विचारने का सही समय था। पहली प्रगति यूकिंग डेस्टिनी में हुई थी। ये सीधे एक पूरे क्षेत्र को लांघ चुकी थी, दूसरे क्षेत्र के शिखर से सीधे तीसरे क्षेत्र के शिखर तक। शुरुआत में उसने भावनाओं के जरिए इस रास्ते पर कदम रखा था, गहरी अंतर्दृष्टि हासिल की थी। डेस्टिनी के साथ विलय के बाद भले ही अभी भी थोड़ी दूरी बाकी थी, फिर भी दोनों आपस में जुड़ पाए थे। प्रगति तेज थी, नींव बेहद मजबूत थी और कहीं गहरे एक तात्कालिक सफलता का हल्का सा आभास भी महसूस हो रहा था। इस वक्त उसके पास पर्याप्त दिव्य शक्ति और प्रशिक्षण संसाधन मौजूद थे। बस जैसे ही उसकी डेस्टिनी में कोई बदलाव संभव होता, गैलेक्सी स्टेज 7 या उससे भी ऊंचा स्तर पाना उसके लिए बहुत सहज हो जाता। इसके बाद फॉक्स चार्म डेस्टिनी और मो दाओ डेस्टिनी थी। दोनों चौथे स्तर के शिखर तक पहुंच चुकी थी। भले ही ये उसकी प्राथमिक डेस्टिनी नहीं थी, पर जैसे जैसे स्तर बढ़ते गए इन्होंने चौथे स्तर पर यूकिंग डेस्टिनी को समझने में उसकी बहुत मदद की थी। स्वर्ग पथ की लाइब्रेरी के भीतर अनेक डेस्टिनियां विशाल अनवरत बहती नदियों जैसी थी और यूकिंग डेस्टिनी उन्हें आपस में जोड़ने वाली एक संकरी गली की तरह थी। भले ही ये खुद पानी की आपूर्ति नहीं करती थी, फिर भी ये निर्बाध आवाजाही को मुमकिन बनाती, जिससे कोई भी नाव, कोई भी शक्ति बिना किसी रुकावट के आर पार गुजर सकती थी। दूसरे शब्दों में, यूकिंग डेस्टिनी को माध्यम बनाकर वो बाकी सभी डेस्टिनियों की शक्ति का कहीं बेहतर इस्तेमाल कर सकता था, उन्हें उधार लेकर एक साथ मिलाकर। क्या ऐसा हो सकता है कि यूकिंग डेस्टिनी ने खुद दूसरा स्तर पार कर लिया हो? विपिन ने उत्सुकता भरे मन से सोचा। डेस्टिनी का स्तर जितना ऊंचा होता, उसकी उपयोगिता उतनी ही व्यापक होती जाती, उसका प्रसार भी उतना ही आसान हो जाता।
बिल्कुल वैसे ही जैसे मास्टर शेफ को अनुष्ठान की गहरी समझ थी। जो भी कोई अनुष्ठानों को आगे बढ़ाता, उन्हें सीखता, उनका पालन करता, उसे अपने आप फायदा मिलता, सहायता मिलती। प्रथम स्तर की 8 डेस्टिनियों में से उत्पत्ति डेस्टिनी ऐसी थी जो उत्पत्ति ऊर्जा से साधना करने वाले हर एक अतिरिक्त इंसान के साथ उस डेस्टिनी को साधने वाले की शक्ति में इजाफा करती जाती। भले ही ये शक्ति गाय के एक बाल के बराबर मामूली दिखे, पर समय के साथ जमा होते होते एक दिन ये अपार असीम शक्ति में बदल सकती थी। ये बिल्कुल उसकी पिछली दुनिया के धार्मिक विश्वास प्रणालियों जैसा ही था। किसी धर्म के जितने ज्यादा अनुयायी होते, उस धर्म की डेस्टिनी को समझने वाले इंसान को उतनी ही ज्यादा शक्ति हासिल होती। भावनाएं इंसान से ही जन्मती है। जब तक इंसान मौजूद है, तब तक 7 भावनाएं और 6 इच्छाएं भी मौजूद रहेंगी, जो इसे अनुष्ठान की तुलना में कहीं ज्यादा सार्वभौमिक बनाता है। इंसान अनुष्ठानों के बिना जी सकता है, पर भावनाओं के बिना नहीं। अगर ऐसा है, तो क्या यूकिंग डेस्टिनी खुद प्रथम स्तर की डेस्टिनी हो सकती है? अगर ये सच निकला, तो उसे ये भी समझ आ जाएगा कि आखिर हर स्तर पर आगे बढ़ने के लिए इतनी ज्यादा दिव्य शक्ति की जरूरत क्यों पड़ती है। भाग्य का स्तर जितना ऊंचा होता, भाग्य की नदी उतनी ही ज्यादा भरी पूरी और विशाल हो जाती, और इसे भरने के लिए स्वाभाविक रूप से निचले स्तर की डेस्टिनी के मुकाबले कहीं ज्यादा शक्ति चाहिए होती। यूकिंग डेस्टिनी का मोह दाओ डेस्टिनी या फ्लोइंग लाइट हेवनली डेस्टिनी के साथ मेल शायद ही कभी होता है, पर फॉक्स चार्म डेस्टिनी के साथ ये अक्सर एक दूसरे से जुड़ता दिखता है। क्या ये दोनों वाकई संगत हो सकते हैं? कुछ देर ध्यान से देखने के बाद विपिन को कुछ अजीब सा नजर आया। भले ही यूकिंग डेस्टिनी बाकी डेस्टिनियों से भी जुड़ी हुई थी, पर यह सबसे ज्यादा फॉक्स चार्म डेस्टिनी के साथ ही मेल खा रही थी। ऐसा लगा जैसे दोनों साथ ही थी। एक विचार के साथ उसने दोनों तरह की दिव्य शक्ति को साथ लाया और थोड़ा दबाव डाला। धमाके की आवाज के साथ जो शक्तियां पहले से कुछ हद तक जुड़ी हुई थी, वे पूरी तरह एक हो गई और एक अनोखी गैस बन गई, जो उसकी उंगलियों पर धीरे धीरे घूमती बती रही। ये क्या है आखिर? वो जिज्ञासा से इस पर विचार कर रहा था, आगे और गहराई से इसे समझना चाहता था कि तभी एक कर्कश अप्रिय सी आवाज गूंजी। एक तरफ हट जाओ। बोलने वाला लगभग 30 साल का एक अधेड़ उम्र का शख्स था। ठुड्डी पर हल्की दाढ़ी, आंखें किसी लाइट हाउस की तरह चमकीली, जिनमें एक अजीब सी उदासी और घमंड घुला हुआ था। उसके सामने खिड़की के पास एक बूढ़ा आदमी और लगभग 7-8 साल का एक छोटा बच्चा बैठे थे। लग रहा था उन्हें उम्मीद ही नहीं थी कि कोई इस तरह अचानक आकर उन्हें वहां से हटने को कहेगा। मुड़कर देखा तो दोनों के चेहरे पर हल्की सी हैरानी थी। क्या हमें एक तरफ हट जाना चाहिए? बूढ़ा आदमी असमंजस में पड़ गया। आवाज में झिझक थी। हॉल में तो और भी कई खाली सीटें थी, कम से कम 1 दर्जन। फिर आखिर इस एक जगह के लिए लड़ने की क्या जरूरत थी? इसके अलावा यहाँ हर कोई तो बस टेलीपोर्टेशन का इंतजार ही कर रहा था। जल्द ही सबको जाना ही होगा। भले ही कोई सीट के लिए जिद भी करे, तो उसे ज्यादा देर बैठने का मौका ही नहीं मिलेगा। जी हाँ, मैं और तनिष भाई इसी खिड़की के पास बैठने वाले हैं। जल्दी हट जाओ, वरना मैं इसे दिल पर नहीं लूंगा। अगर बात न मानी तो सावधान रहना, शायद तुम्हें दोबारा मौका ही न मिले। अधेड़ उम्र के शख्स ने एक ठंडी तीखी सांस छोड़ी। ये तो बस एक सीट है, वहां और भी खिड़कियां हैं। बूढ़े आदमी ने बगल की तरफ इशारा किया। आवाज में साफ घबराहट थी। कमरे में 4-5 और जगह थी जहां खिड़कियां लगी थी। भले ही उनकी सीट सबसे बेहतर हो, पर किसी और के लिए उसे जबरदस्ती हड़पना तो कहीं से उचित नहीं था। ये सब क्या बकवास है? अधेड़ उम्र के शख्स ने ठंडे स्वर में ये कहा और हाथ घुमाते हुए सीधा एक थप्पड़ जड़ दिया। स्नैप! एक तीखी कर्कश आवाज गूंजी। बूढ़े को प्रतिक्रिया देने का वक्त तक नहीं मिला। उसके गाल पर एक जोरदार थप्पड़ पड़ा। चेहरा कांप गया और उस पर एक गहरा लाल निशान उभर आया। वो सीधे जमीन पर गिर पड़ा। मुंह के कोने से खून की एक धार बहने लगी। दादाजी, दादाजी! बच्चा घबराकर चिल्लाया। आंखों में डर साफ झलक रहा था। छोटे बदमाश, रास्ते से हट जाओ! बूढ़े को थप्पड़ मारकर दूर धकेलने के बाद वो अधेड़ उम्र का शख्स वहीं नहीं रुका। वो आगे बढ़ता ही चला गया।
नफरत भरी नजरों से घूरता हुआ। दादाजी को चोट मत पहुंचाओ, तुम बहुत बुरे इंसान हो। बच्चा बूढ़े आदमी के सामने खड़ा हो गया, घबराया हुआ, रोते रोते चिल्लाते हुए। बुरा इंसान? एक अज्ञानी छोटा मूर्ख। अधेड़ उम्र के शख्स ने एक ठंडी सांस छोड़ी और सीधे एक लात मार दी। बच्चा कोई प्रतिक्रिया दे पाता, इससे पहले ही वो हवा में उछलकर जोर से जमीन पर जा गिरा। विपिन की आंखें सिकुड़ गई। वो बुजुर्गों और बच्चों को इस तरह पिटते हुए नहीं देख सकता था, पर उसे अभी पूरी स्थिति की बारीकियों का साफ ज्ञान नहीं था, इसलिए तुरंत हस्तक्षेप करना ठीक नहीं लग रहा था। वो चुप बैठा रहा, पर उसकी नजरें उस अधेड़ उम्र के शख्स पर टिकी रहीं। गुस्सा भीतर ही भीतर सुलगने लगा था। बेटा, बूढ़े आदमी को कतई उम्मीद नहीं थी कि उसका पोता भी चोटिल हो जाएगा। वो लड़खड़ाते हुए तेजी से उसकी तरफ बढ़ा, उसे उठाया, फिर सावधानी से उस अधेड़ शख्स की तरफ देखते हुए पीछे हटने लगा। हम ये जगह आपको दे देंगे, हम कहीं और चले जाते हैं। अब तुमने इसे छोड़ने का फैसला किया है, अब बहुत देर हो चुकी है। व्यंग्य से मुस्कुराते हुए वो अधेड़ शख्स और आगे बढ़ाया। एक भारी दमनकारी शक्ति की लहर पूरे कमरे में फैल गई। उसने खुद को गैलेक्सी स्टेज 6 के विशेषज्ञ के रूप में उजागर कर दिया, मानो चेतावनी दे रहा हो कि अब कोई पीछे हटने से कुछ नहीं होगा। हमें परेशान करोगे तो तुम्हें इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। अधेड़ उम्र के व्यक्ति ने दांत भींचते हुए घोषणा की। मुझे पैसे दो, बचना है तो। पैसे? बूढ़े व्यक्ति ने घबराकर अपने कपड़ों का कोना पकड़ लिया, हाथ कांप रहे थे। हाँ, ज्यादा नहीं, बस 2000 डेस्टिनी प्लेट्स, और मैं इसके लिए तुम्हें कुछ नहीं कहूंगा। अधेड़ उम्र के व्यक्ति ने चिढ़कर कहा। आवाज में एक ठंडी क्रूरता थी। बूढ़े की आंखों में विनती का भाव तैर आया। 2000? महोदय, मैं और मेरा पोता तो बस साधारण लोग हैं। हमारे पास इतने भाग्य के पत्ते कहां से आएंगे? क्या तुम्हारे पास वे नहीं हैं? भौहें चढ़ाते हुए अधेड़ उम्र के व्यक्ति ने अपना हाथ आगे बढ़ाया, बूढ़े के हाथ से स्टोरेज रिंग छीन ली और अपनी तर्जनी और अंगूठे के बीच जोर से दबाया। एक झटके में शक्ति का प्रवाह फूट पड़ा। बूम! स्टोरेज रिंग में विस्फोट हो गया और डेस्टिनी प्लेट्स का एक पूरा ढेर जमीन पर बिखर गया। ठीक 2000 प्लेटें। जैसे ही किसी का मालिकाना बंद टूटता, स्टोरेज रिंग के अंदर की सारी चीजें बाहर गिर जाती। तुमने कहा था तुम्हारे पास कुछ नहीं है, ये भाग्य की पटिया कहां से आई? अधेड़ उम्र के व्यक्ति ने धीरे से अपनी हथेली उन प्लेटों की तरफ बढ़ाई और उन्हें अपनी स्टोरेज रिंग में समेट लिया। चेहरे पर एक बेशर्म संतुष्टि थी। कृपया ऐसा मत कीजिए, ये हमारे आपातकालीन खर्चों के लिए है, कृपया इसे वापस कर दीजिए। बूढ़े का चेहरा पल भर में पीला पड़ गया। उसने जल्दी से हाथ बढ़ाया, पर दूसरे पक्ष ने उसे मौका ही नहीं दिया। एक जोरदार लात मारकर उसे दूर फेंक दिया। एहसान फरामोश कुत्ते, अपने ही उस हाथ को काट रहे हो जिसने तुम्हें खाना खिलाया। डेस्टिनी प्लेट्स हासिल करते ही अधेड़ उम्र का आदमी गुस्से में सांस लेते हुए अपनी सीट पर वापस चला गया, मानो कुछ हुआ ही न हो। अपने पैरों पर खड़ा होने की कोशिश करते करते बूढ़ा आदमी घुटनों के बल गिर पड़ा। उसने अपनी पिंडलियां पकड़ ली। महोदय, कृपया, ये वाकई हमारा आपातकालीन धन है, कृपया इसे लौटा दीजिए। चुप रहो। जैसे जैसे उसकी चीखें तेज होती गई और आसपास और लोग जमा होने लगे, वो अधेड़ उम्र का आदमी गुस्से से लाल हो गया। उसने फिर से थप्पड़ मारने के लिए हाथ उठाया, पर तभी किसी ने लोहे के छल्ले जैसी मजबूती से उसकी बाह पकड़ ली। सिर घुमाकर देखा तो वो वही युवक था जो कुछ दूरी पर बैठा था। बच्चे, तुम्हें एक सलाह देता हूं, अपने काम से मतलब रखो, वरना तुम कल का सूरज नहीं देख पाओगे। अधेड़ उम्र के व्यक्ति ने आंखें सिकोड़ते हुए धमकाया। ओह, तो अब आप मौसम भी नियंत्रित कर सकते हैं? कल बारिश होगी क्या, यही कहना चाहते हैं? युवक मुस्कुराया, उस धमकी से रत्ती भर भी विचलित नहीं हुआ। अधेड़ उम्र का शख्स गुस्से से हाफते हुए ठंडे स्वर में बोला, मेरा मतलब है तुम यहीं मरोगे। ओह, आप तो बहुत ज्यादा सोच रहे हैं। मैं बिल्कुल स्वस्थ हूँ, बीमारी विपत्ति से कोसों दूर, और अभी काफी लंबे वक्त तक ठीक ठाक रहूंगा। युवक ने ठंडी सी मुस्कान के साथ जवाब दिया, अगर मरना नहीं चाहते तो बकवास बंद करो और अभी छोड़ दो। उस शख्स को पता था कि दूसरा सरासर मजाक उड़ा रहा है। उसने गुस्से में गहरी सांस ली और अपनी बाह पर पूरा जोर लगाया।
पलक झपकते ही एक तेज हवा का झोंका उठा, आसपास की हवा तक हिल गई। अब तो इस लड़के की खैर नहीं। साफ है उस आदमी ने देख लिया कि बूढ़े के पास कितना पैसा है, इसीलिए ये झगड़ा शुरू किया गया है। यहाँ इस तरह की हिमाकत करने की हिम्मत कौन करता है? इसके पीछे जरूर कोई शक्तिशाली समर्थन होगा, और टेलीपोर्टेशन फॉर्मेशन इस्तेमाल करने वाला हर कोई तो बाहर से ही आया होगा। दूसरों के मामलों में क्यों टांग अड़ाई जाए? चारों तरफ धीमी फुसफुसाहटें उठने लगी। लोगों की बातों को नजरअंदाज करते हुए अधेड़ उम्र के व्यक्ति ने हाथ ऊपर उठाना जारी रखा, पर युवक का हाथ मानो उसकी बाह से चिपक गया हो, टस से मस नहीं हो रहा था। उसकी सारी ताकत बेकार जा रही थी। तुम्हारी दखलंदाजी की हिम्मत देखकर हैरानी नहीं होती, तुम्हें वाकई कुछ ताकत है। ये भापते हुए उस शख्स ने उपहास उड़ाया और अचानक अपना दूसरा हाथ आगे बढ़ा दिया। उसी क्षण एक धूसर धार वाला खंजर, जिससे ठंडी सिहरन निकल रही थी, उसकी हथेली में प्रकट हुआ। इतना खतरनाक कि वार होने से पहले ही एक अनजानी कप्पी सी दौड़ गई। युवक ने बड़ी बेपरवाही से हल्के से हाथ थपथपाया। उसकी हरकत इतनी सहज, इतनी सुंदर थी, मानो कोई दिव्य सारस चोंच से घास चुन रहा हो या कोई अबाबिल पंखों से कीचड़ छू रही हो। बस एक हल्का सा स्पर्श और खंजर उसके हाथ में आ गिरा। अगले ही पल एक हल्के से झटके के साथ उस शख्स के हाथ की हड्डी टूट गई। अधेड़ उम्र के आदमी का चेहरा तुरंत पीला पड़ गया। आंखों में क्रोध भड़क उठा। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे चोट पहुंचाने की? तुम मौत को न्योता दे रहे हो। क्रोधित होकर उसने जोरदार लात मारी, पर वो लात दूसरे पक्ष तक पहुंची ही नहीं। घुटना अजीब तरीके से मुड़ा और उसकी टांग की हड्डी भी टूट गई। उसके सामने खड़ा वो युवक, उम्र में उससे कहीं छोटा, जैसे कोई भंवर बन गया हो, जो उसकी तरफ आने वाली हर शक्ति को निगल जाता और उसे कहीं ज्यादा ताकत के साथ वापस लौटा देता। आप दोबारा घायल होने पर अधेड़ उम्र के शख्स को समझ आ गया कि सामने वाले की ताकत उससे कहीं ज्यादा है, पर वो डरा नहीं, बल्कि पीछे हटते हुए जोर से चीख उठा, लोगों इधर आओ। उसकी चीख गूंजते ही बख्तरबंद पहरेदारों का एक दस्ता अंदर घुस आया, जो टेलीपोर्टेशन फॉर्मेशन की रखवाली करते थे। ये सब शोर किस बात का है? सुनहरे कवच में सजा एक पहरेदार प्रमुख हाथ में लंबी तलवार थामे आगे बढ़ा। चेहरे पर सख्ती थी। कमांडर माधव को रिपोर्ट करता हूं। मैं तो इन दोनों से बस एक मामले पर चर्चा करने आया था। सौहार्दपूर्ण बातचीत के बीच में ही अचानक इस व्यक्ति ने दखल दिया और मुझ पर हमला करके मुझे घायल कर दिया। कृपया मुझे न्याय दिलाइए। अधेड़ उम्र के व्यक्ति ने तेजी से बोलना शुरू कर दिया। आवाज में झूठी मासूमियत घोल दी। सौहार्दपूर्ण चर्चा, दखल? विपिन के मुंह से हैरानी में शब्द निकल पड़े। पहले भी उसने लोगों को सच्चाई मरोड़ते देखा था, पर इतनी खुलेआम, इतनी बेशर्मी से गढ़ा गया झूठ पहली बार सामने आया था। ये युवक और कोई नहीं, स्वयं विपिन ही था। भले ही उसे पता था कि दखल देना सबसे सही कदम न हो, पर अपनी आंखों के सामने किसी को इस तरह धमकाते देखना उसके बस के बाहर था। ये आदमी अपनी ताकत के दम पर दूसरों को धमका रहा था, उनका सामान लूट रहा था। मैं ये बर्दाश्त नहीं कर पाया, इसलिए बीच में आ गया। विपिन ने बिना घबराए सीधे सीधे संक्षेप में बात रखी। महोदय, ये झूठ बोल रहा है। आप तो सालों से मुझे जानते हैं। मैंने हमेशा कानून का पालन किया है। मैं तो एक मुर्गी तक मारने की हिम्मत नहीं करता, भला किसी इंसान को कैसे धमका सकता हूँ? अगर यकीन नहीं तो इन्हीं दोनों से पूछ लीजिए। अधेड़ उम्र के व्यक्ति ने बगल में खड़े बूढ़े और बच्चे की तरफ इशारा करते हुए गंभीर स्वर में बोला, परिवार प्रमुख माधव को बताओ, क्या मैंने तुम्हें धमकाया? सच बताना। अगर तुमने मुझ पर झूठा इल्जाम लगाया तो देवता भी तुम्हें नहीं बचा पाएंगे। ये उसकी छिपी हुई धमकी सुनते ही बूढ़े ने बच्चे को कसकर गले लगा लिया और बिना सोचे समझे एक कदम पीछे हट गया। चेहरे पर डर साफ झलक रहा था। डरो मत, बस हमें बताओ, असल में हुआ क्या था? अधेड़ उम्र के व्यक्ति की धमकी से बेखबर होने का नाटक करते हुए कमांडर माधव ने बड़ी लापरवाही से कहा। आवाज में कोई गर्मजोशी नहीं थी। मुझे और मेरे पोते को इस सज्जन से एक मामले पर बात करनी थी। ये कोई गुंडागर्दी नहीं थी। बूढ़े ने दांत पीसते हुए बड़ी मुश्किल से ये झूठ बोल दिया। आवाज कांप रही थी।
विपिन की भौहें सिकुड़ गई। बूढ़े आदमी, उसकी धमकियों से मत डरो। जब तक मैं यहां हूं, मैं तुम्हें जरूर न्याय दिलाऊंगा। उसने मुझे कोई धमकी नहीं दी। ये तो तुम हो जो हमेशा बेवजह दखल देते रहते हो। बूढ़े के चेहरे पर घबराहट साफ झलक रही थी। वो जल्दी जल्दी बोलने लगा। उसकी आवाज में डर और मजबूरी दोनों घुले हुए थे। कमांडर माधव, आपने खुद सुन ही लिया। इस व्यक्ति ने नियमों की परवाह किए बिना मुझ पर हमला किया। इसका अपराध बेहद संगीन है। बूढ़े को इस तरह मुकर जाते देख अधेड़ उम्र का शख्स राहत से मुस्कुराया। आंखों में एक ठंडी गंदी चमक उभर आई। कृपया इसे सबक सिखाने की कार्रवाई करें ताकि हंटर पवेलियन का अधिकार बरकरार रहे। कमांडर माधव ने ठंडी आवाज में हाथ उठाते हुए कहा, इस आदमी को पकड़ो और अच्छे से पूछताछ करो। विपिन ने शांत रहने की कोशिश करते हुए समझाया, उनका सामान इसी आदमी ने चुराया था। मैंने तो बस अच्छे इरादे से बीच में दखल दिया था। गृहस्थी मामलों के कमांडर शेन ने बर्फ जैसी ठंडी नजरों से उसे घूरा, एक कदम आगे बढ़ाया और तीखे स्वर में पूछा, क्या तुम ये कहना चाहते हो कि मैं तुम्हें फंसा रहा हूं? हवा में एक अजीब सा तनाव भर गया। पूरा हॉल सांस रोके इस टकराव को देख रहा था। क्या विपिन इस भ्रष्ट न्याय के जाल में फंस जाएगा या फिर सच्चाई किसी और ही रास्ते से बाहर निकल आएगी?